तब आस्था बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन आज उन कपड़ों को देखते हुए आस्था की आंखें भर आईं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये कपड़े मैं ऐसे पहनूंगी ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये कपड़े मामा जी ने यहाँ क्यों भेजे हैं? उन्होंने कहा था कि ये शादी बस 2-3 दिन के लिए है, उसके बाद मेरा इस शादी से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर उन्होंने मेरे सारे कपड़े यहाँ क्यों भेज दिए? आस्था ने फ्रेश होने के बाद अपनी नानी के भेजे कपड़े पहन लिए। अब आस्था को पहले से कंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन तभी आईने में देखते हुए आस्था का ध्यान अपने गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में लगे सिंदूर पर गया। आस्था का दिल चाहा कि वो इसी वक्त मंगलसूत्र को निकाल कर फेंक दे और सिंदूर को मिटा दे। लेकिन ना जाने कौन सा एहसास था जिस वजह से वो चाहकर भी उस मंगलसूत्र और सिंदूर को अपने सिर से पोंछ नहीं पा रही थी। अब आस्था यही सब सोचते हुए गहरी नींद में सो गई। दूसरी ओर अरमान के चारों दोस्त नीचे कमरे में मुंह फुलाए बैठे थे। आहान उन्हें समझाते हुए कहने लगा, यार तुम लोगों को अरमान ब्रो की आदत के बारे में तो पता ही है ना, तो तुम्हें इस तरह से उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। आकाश, जो कि पहले से ही चिढ़ा हुआ था, झल्लाते हुए बोला, अरे उसे भी थोड़ा समझ दिखानी चाहिए यार। वैसे भी हमारे यहाँ से वापस जाने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। फिर हम वापस अपने अपने मैंशन और फ्लैट्स में शिफ्ट हो जाएंगे। और वैसे भी हम यहाँ सिर्फ दादाजी की वजह से आए थे, क्योंकि वो हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना तुझे और अरमान को करते हैं, समझा? उनके लिए हम सब उनके पोतों से कम नहीं है। सिर्फ उनके लिए इतनी इंसल्ट सही है हमने। तभी वहां दादाजी की रौबदार आवाज गूंज उठी, हो गया तुम लोगों का? आस्था से बात कर दादाजी सीधे उन चारों के पास आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि अरमान ने उन चारों को भी खरी खोटी सुनाई थी, इसीलिए सभी इस वक्त उदास होंगे। दादाजी ने उन सब की ओर देखते हुए कहा, तुम सबको अपने खड़ूस भाई के बारे में पहले से ही पता है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम चारों को बहू की मदद करनी होगी ताकि वो और अरमान एक हो सके, ताकि वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां भर सकें। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, वो चारों हैरानी से उन्हें देखने लगे। ध्रुव मना करते हुए बोला, दादाजी आप चाहे तो मुझे दुनिया का कितना ही सीरियस केस क्यों ना दे दें, या चाहे किसी को कोई बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मैं उसका इलाज कर दूंगा। लेकिन आप जो ये काम मुझसे कह रहे हैं ना, ये मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। सुमित ने भी हाथ खड़े कर लिए और बोला, दादाजी आप अपने पोते को अच्छी तरह से जानते हैं ना। अगर उसे हमारी इस बात के बारे में जरा सी भी भनक लग गई तो वो हमारा क्या हाल करेगा, ये सोचकर ही मुझे पसीने आ रहे हैं। अब जैसे ही उन चारों ने अपने अलग अलग बहाने देकर हाथ खड़े कर दिए, तब दादाजी गुस्से से उन सबको घूरते हुए कहने लगे, नालायकों, मुझे तुम लोगों से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। कहने को तो तुम सब अरमान के दोस्त हो, लेकिन इस तरह से उससे डरते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या तुम सबको अपने दोस्त की कोई फिक्र नहीं है? वैसे भी मैंने तुम लोगों से कोई सवाल जवाब नहीं किया है। हमने तुम सबको हुक्म दिया है कि तुम लोगों को हमारी बात माननी ही होगी। और हाँ, अब तुम चारों को कल से बहू की हर काम में मदद करनी होगी और इस घर में उसका मन लगा रहे, इस बात का ख्याल रखना होगा। उसे बेहतर फील करवाना होगा। याद रखना, अगर मेरी बहू की आंखों में आंसू आए तो मैं तुम चारों की खटिया खड़ी कर दूंगा। दादाजी वहां से निकल गए और चारों बेबसी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी आहान ने कहा, भाई सुबह होने में केवल 2 घंटे बाकी हैं। मुझे लग रहा है कि हमें फटाफट से जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, वरना दादाजी हमें सुबह सुबह जल्दी उठा देंगे और उसके बाद पूरा दिन हमें उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। वरना आप सबको तो पता है ना, दादाजी को देर से उठने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जैसे ही अरमान ने इस बात की याद दिलाई, सुमित जल्दी से अपने मुंह पर उबासी लेते हुए कहने लगा, अरे यार, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। और वैसे भी अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मुझसे सुबह बिल्कुल नहीं उठा जाएगा।
और दादाजी की इस बार की कोई भी पनिशमेंट मैं झेल नहीं पाऊंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।